प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस के इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज में पिछले एक साल का करंट अफेयर तैयार करा रहा हूं। आज मैंने इसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन भी करा है। हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि आज से अब इस एमसीक्यू सीरीज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करेंगे और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यह अंदाजा देगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, साथ ही क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे करना है। तो ये तो चूंकि मैं आप लोगों को सिखाता ही था कि क्वेश्चन को इलिमिनेट कैसे करना है, लेकिन अब ये इलिमिनेशन मैं डेली करंट अफेयर के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको सिखाऊंगा। ठीक है, साथ ही हम इस सीरीज में इंडिया और वर्ल्ड का मैपिंग तो करा ही रहे हैं। तो आइए आज शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए, हाल ही में संसद ने भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम 2022 पारित किया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रिसेंटली पार्लियामेंट पास्ड द इंडियन अंटार्कटिक एक्ट 2022 विथ रेफरेंस टू इट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो अब यहां पर थोड़ा यह समझना है कि भारत सरकार ने कौन सा एक्ट पारित किया है? अंटार्कटिक अधिनियम। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है कि अंटार्कटिक की मैपिंग आप खुद से आज घर पे करेंगे। अब भारत सरकार अंटार्कटिक अधिनियम पारित कर रही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अधिनियम के प्रावधान किसी भी भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों, किसी भी भारतीय के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भारत में लागू किसी भी कानून के तहत, भारत में लागू किसी भी कानून के तहत निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं पर लागू होते हैं। अर्थात यह एक्ट भारतीयों पर, भारत में स्थित विदेशियों पर और कोई भी भारत में स्थित कोई इंस्टीट्यूशन है उन सब पर लागू होता है। दूसरा, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जैसे ही मंत्रालय दिखा थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है, के सचिव की अध्यक्षता में अंटार्कटिक प्रशासन और पर्यावरण संरक्षण पर समिति की स्थापना करता है। सेकेंड ऑप्शन तो मंत्रालय के साथ है। तीसरा, यह अधिनियम अंटार्कटिक संधि के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करेगा। अब यहां पर प्रश्न कह रहा है कि यह अधिनियम अंटार्कटिक संधि के तहत भारत के दायित्वों को पूरा करेगा, अर्थात भारत अंटार्कटिक संधि का मेंबर है और उसके तहत भारत को कुछ दायित्व दिए गए हैं, इसीलिए भारत इस एक्ट को पारित कर रहा है, जो एक ऐसी एकल संधि का एकमात्र उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करता है। यह भी कह रहा है कि यह एकमात्र ऐसी ट्रीटी है जो किसी एक पूरे कंटिनेंट को, पूरे एक महाद्वीप को नियंत्रित करती है। चौथा ऑप्शन है, अधिनियम के तहत गैर बंजर मिट्टी का परिचय और जैविक नमूने को हटाना प्रतिबंधित है। अब थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टेराइल सॉइल एंड रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो ये कह रहा है कि गैर बंजर मिट्टी, स्पेसिफिक कर दिया कि बंजर मिट्टी को नहीं, गैर बंजर मिट्टी जो कि कहां पाई जाती है? अंटार्कटिक में, उसको, उसके नमूने को हटाने से प्रतिबंधित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो सही को हम क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। अब ये एक्ट के बारे में अगर मुझे बिना पढ़े या बिना जानकारी के इसको एलिमिनेट करना होता तो मैं सबसे पहले, अगर मंत्रालय दिया है तो मंत्रालय वाले को गलत मारता, अगर मैं इसके बारे में नहीं जान रहा होता तो जैसे ही मैंने मंत्रालय वाले को 2 नंबर ऑप्शन को गलत मारा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, और ऑप्शन क्या आ गया? 1 और 3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 है, अर्थात इसका मतलब कि चौथा नंबर ऑप्शन भी गलत है। तो मैं फिर चौथा नंबर ऑप्शन पढ़ूंगा। अधिनियम के तहत गैर बंजर मिट्टी का परिचय। अब यहां पर जो गैर बंजर दिया गया है तो समझ लूंगा मैं कि नहीं भाई, अंटार्कटिका में गैर बंजर मिट्टी तो होती नहीं, वहां तो सब बंजर ही बंजर है।
ठीक है, वहां की अधिकांश मिट्टी तो बंजर है, तो गैर बंजर मिट्टी वाला जो पॉइंट है ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सही करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि एक टेक्निक, इलिमिनेशन टेक्निक की जरूरत है, जो अगर आपको आता है तो आप आसानी से इस ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। अब आइए इसके आंसर को देखते हैं। ये एक न्यूज है, पार्लियामेंट पासेस द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 एम्ड एट हैविंग इंडियाज ऑन नेशनल मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग द अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड डिपेंडेंट एंड एसोसिएटेड इकोसिस्टम। अर्थात ये बिल क्या प्रोविजन करता है, ये बिल प्रोविजन करता है कि इंडिया का खुद का ये एक्ट होगा जो अंटार्कटिक के संरक्षण से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सोल्यूशन क्या है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एक बात और थोड़ा सा बता देता हूं, भारत के अंदर अगर एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई कोई भी रिसर्च होती है तो भारत का पर्यावरण मंत्रालय करता है, लेकिन भारत की मुख्य भूमि से हट के अगर कहीं भी पर्यावरण से जुड़ी हुई, समुद्र से जुड़ी हुई, स्थल से जुड़ी हुई कोई भी रिसर्च होती है तो वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ही कंडक्ट कराता है। ठीक है, और इसी के सचिव की अध्यक्षता में एक भारत सरकार ने एक पर्यावरण संरक्षण समिति बनाई है, जो कहां के पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करेगी, अंटार्कटिक की। और यहां से जैविक नमूने को हटाने की अनुमति भी सरकार ने दी है कि वहां अगर कोई बायोलॉजिकल नमूना पाया जाता है अंटार्कटिक में तो वहां से उसको हटा करके उस पर रिसर्च किया जा सकता है। परमिट क्या दिया गया है कि अंटार्कटिक में प्रवेश करना और वहां रहना, इसका परमिट भारत सरकार देगी भारतीयों को। खनिज संसाधन गतिविधियां वहां पर उसकी जांच कर सकती हैं। गैर देशी जानवरों और पौधों पर सूक्ष्म जीवों का परिचय, गैर देशी का मतलब वो भारत के संदर्भ में नहीं है, वो अंटार्कटिक है कि जो वहां के अंटार्कटिक के जानवर नहीं है वहां पर गैर बाहर के जानवरों को इंट्रोड्यूस करने से रोका जा रहा है। साथ ही जैविक नमूने को हटाना, वहां पर जैविक नमूने जो अगर पुराने कोई जैविक नमूने हैं तो उसको हटा करके रिसर्च किया जा सकता है। और अंटार्कटिक विशेष रूप से संरक्षित क्षेत्र या समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करना, इन सब के लिए इस संधि में प्रोविजंस किए गए हैं। तो हम समझ गए कि अंटार्कटिक संधि जो है यह जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा ही हो, उसके बावजूद आप सही कर सकते थे अगर आप इलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज़ॉम्बी आइस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी देता है, कोई एक टर्म पूछ लेता है और उसके बारे में पूछता है कि कौन इसको सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। Which of the following statements best describes the term zombie ice? ठीक है, तो अब यहां पर समझना है कि ज़ॉम्बी आइस का ही एक प्रकार होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। यह बर्फ का वह हिस्सा है जो जलवायु परिवर्तन के कारण, ये कारण बता दिया किसके कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण मुख्य बर्फ की चादर से अलग हो गया है। अर्थात बर्फ का वैसा हिस्सा जो आइसबर्ग का ऐसा हिस्सा जो कि एक बड़े से आइस से टूट करके अलग हो गया है, और कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन, वह बर्फ जो मूल बर्फ की चादर का हिस्सा बने रहने के दौरान भी ताजा बर्फ जमा नहीं कर पा रहा है। अर्थात कि अंटार्कटिक या आर्कटिक क्षेत्र में जो बर्फ जमे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उन बर्फ में ऐसा एक बर्फ का भाग जिसके ऊपर अब नई बर्फ की परत नहीं जम रही है, उसको ज़ॉम्बी आइस कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। सी कह रहा है वह बर्फ जिसमें मृत या सूक्ष्म जीव के निशान हैं जो मानव के अज्ञात तथ्यों का उत्तर दे सकता है। ज़ॉम्बी आइस, और ये कह रहा है मृत और सूक्ष्म जीव उसमें उपलब्ध है। ये तो ऑप्शन एक साधारण तरीके से दिमाग लगाने वाला बच्चा भी कहेगा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बी आइस के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि आइस का वह भाग जहां मृत सूक्ष्म जीव है या जिसमें कि मानव, जहां से कि मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिल सकती है, इसका तो उससे सामान्य रूप से कोई भी इंसान इसको एलिमिनेट कर लेगा। बर्फ का एक खगोलीय पिंड जो किसी तारे, सेलेस्टियल बॉडी, हाँ, जो किसी तारे या किसी अन्य खगोलीय पिंड से बंधा नहीं है। अब ये कह रहा है कि बर्फ का वैसा भाग, सेलेस्टियल बॉडी ऑफ आइस दैट इज नॉट बाइंड टू अ स्टार और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, अर्थात जो भारत के इस पृथ्वी के बाहर के ग्रहों से या तारों से जिसका संबंध नहीं है। अरे ये तो
इलॉजिकल सा ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन तो आपके अपने आप ही गायब हो गए। अब बचे दो ऑप्शन। आइए ज़ॉम्बी आइस को समझ लेते हैं। ज़ॉम्बी या बर्बाद बर्फ। तो बेसिकली ज़ॉम्बी आइस होता क्या है कि ज़ॉम्बी आइस यह बहुत ही खतरनाक बर्फ हो रहा है आजकल। कारण क्या है कि जब हम बर्फ के ऊपर कोई भी ऐसी प्रदूषण की परतें जम जाती है, तो बर्फ के ऊपर जब प्रदूषण की परतें जम गई, धूल की परतें जम गई, तो अब उसके ऊपर बर्फ की एक नई लेयर नहीं बैठ पाती है, क्योंकि धूल के कारण अब बीच में फ्रिक्शन आ जाता है और वो बर्फ ऊपर जो कि बर्फ जमनी चाहिए थी वो बर्फ नहीं जम पाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बर्फ नहीं जो जमनी चाहिए थी वो नहीं जमती है, वो क्या होती है अंत में वो पानी में गिर जाती है और फिर समुद्र के जलस्तर को बढ़ा देती है। तो ज़ॉम्बी आइस बहुत ही खतरनाक बर्फ है। क्या है ये कि ज़ॉम्बी या बर्बाद बर्फ वह बर्फ है जो अभी भी बर्फ के मोटे क्षेत्र से जुड़ी हुई है, अर्थात आर्कटिक और अंटार्कटिक से जुड़ी हुई है, लेकिन अब उन बड़े ग्लेशियरों द्वारा पोषित नहीं हो रही है। लेकिन उन बड़े ग्लेशियरों पे जो परत चढ़ती है वह इस पे परत नहीं चढ़ रही है, क्योंकि मूल ग्लेशियर को फिर से भरने वाली बर्फ कम मिल रही है, अर्थात इसमें बर्फ अब प्रॉपर आ नहीं रही है। बड़े पैमाने पर ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर से ज़ॉम्बी बर्फ अंततः वैश्विक समुद्र स्तर को कम से कम 10 इंच बढ़ा देगी। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रीनलैंड के क्षेत्र में ज़ॉम्बी बर्फ बड़े बड़े तेजी से बढ़ रही है और अगर उसका समाधान नहीं निकाला गया तो वे अगले कुछ सालों में जो समुद्र का जलस्तर है उसको 10 इंच बढ़ा देगी। 10 इंच बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में बहुत सारे छोटे छोटे जो समुद्र से सटे हुए देश हैं, समुद्र के आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो डूब सकते हैं। ठीक है, तो ज़ॉम्बी आइस हम समझ गए कि ज़ॉम्बी आइस वैसी बर्फ है, बर्फ का वह भाग जिस पर जो कि अपने मूल बर्फ से संपर्क में है लेकिन उन पर बर्फ की अब कोई परत जम नहीं रही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये क्वेश्चन बेसिकली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे ही मैं डेली एक एक क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और उनको सही कैसे करना है और जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है उसकी टेंडेंसी, उसकी सोचने की मानसिकता क्या होती है वो समझाऊंगा। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर और दीक्षा। उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? अब आपको ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पता होने चाहिए। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चर्चा में रहने वाले एप्लीकेशंस थे, खूब चर्चा में थे। और चर्चा में होने के साथ साथ अब सोचिए ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति यहां पर इंटर कर सकता है, अपने डेटा सबमिट कर सकता है, वहां से डेटा ले सकता है। इसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अर्थात इसको यूज करने के लिए कोई कॉपीराइट क्लेम आपके ऊपर नहीं करता है, तो इसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर पूछा गया है तो इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो ओपनली फ्री है सबके लिए। तो हम जानते हैं आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु पर जाकर के कोई भी इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता था, कोई भी इस पर जाकर के अपने डेटा को अपडेट कर सकता था, तो आरोग्य सेतु तो होगा ही। दूसरा कोविन प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म पे जाकर के कोई भी कोविड के लिए स्लॉट की बुकिंग करवा सकता था, कोई भी अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता था, तो यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तीसरा डिजिलॉकर। डिजिलॉकर क्या करता है कि डिजिटली आप किसी भी अपने फाइल को, ये आपको फाइल वहां पे स्टोर करने का एक्सेस देता है। ये आपका अपना एक्सेस होता है, आपके एक्सेस में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये एप्लीकेशन आपके ऊपर कोई बाध्यकारी ऐसा कोई दबाव नहीं डालेगा। आप अपनी मर्जी से खोलेंगे, अपने पासवर्ड बनाएंगे, अपने तरीके से एक्सेस करेंगे, तो यह भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। चौथा है दीक्षा। दीक्षा भी इसी से जुड़ा हुआ है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, तो यहां पर भी सबके लिए एक्सेस फ्री है। तो इन चारों के चारों एप्लीकेशन को ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है ताकि ये सभी सरकारी एप्लीकेशन है, तो सभी लोग इस एप्लीकेशन को फ्रीली एक्सेस कर सके या मिनिमम चार्ज में एक्सेस कर सके। अर्थात
ये यहां पर एक्सेस करने से आपको कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता है। तो अब यहां पर ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4, ये चारों के चारों ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। अब थोड़ा सा टेंडेंसी समझिए, एग्जामिनर ने क्यों बनाया है। एग्जामिनर सिर्फ ये देखना चाह रहा है, वो ये नहीं देखना चाह रहा है कि इनके बारे में आपको कितनी जानकारी है, कितने डेप्थ में आप जानते हैं। वो जानना चाह रहा है कि इनके बारे में जो बेसिक सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है वो आपको पता है कि नहीं। तो जैसे ही आपने सुना, इन चारों को देखा, आपको पता लग गया कि नहीं ये चारों के चारों तो कॉमन यूज के लिए एप्लीकेशन है, सब सबके लिए ओपन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो यहां से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा। आइए अब इसके पिछले क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुष मिशन। अब राष्ट्रीय आयुष मिशन चर्चा में क्यों है भाई, क्योंकि हमारे यहां मेडिकल जो स्टाफ्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं, उनकी बहुत बड़ी कमी है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो हमारे यहाँ का परंपरागत औषधीय विज्ञान है उसका भी प्रयोग करके समाज को रोग मुक्त किया जाए। तो इसी संदर्भ में भारत सरकार ने क्या किया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नेशनल आयुष मिशन, नेशनल आयुष मिशन को शुरू किया है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को सीखते रहना है कि एलिमिनेट कैसे करना है। आइए देखते हैं। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना है। अब देखिए, लागत प्रभावी अर्थात सस्ता और आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना है। तो आयुष मिशन का यह तो उद्देश्य होगा ही कि वो सस्ता और सभी लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाए। लेकिन पहले स्टेटमेंट में कह रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो अब आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार दो तरीके की स्कीमें जारी करता है, पहला सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्रीय क्षेत्रक परियोजनाएं और केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं या योजनाएं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रक परियोजनाएं जो होती है उसमें 100% वित्त पोषण, 100% उसमें पैसा केंद्र सरकार का लगता है, और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार का होता है और कुछ राज्य सरकार का होता है। तो यह कह रहा है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना अर्थात राष्ट्रीय आयुष मिशन में पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार का लगा है, राज्य सरकार का इसमें कोई भागीदारी नहीं है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आयुष डॉक्टरों पैरामेडिकल के प्रशिक्षण को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समर्थित किया जाता है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो कह रहा है कि आयुष डॉक्टरों के लिए भी प्रशिक्षण कौन करता है, प्रशिक्षण इनको दिलवाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और जबकि इनके लिए बेसिक जो जरूरत होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, जो इनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि विश्वविद्यालय चाहिए, उसके लिए पुस्तकें चाहिए, उसके लिए और ट्रेंड टीचर चाहिए, ये सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन उपलब्ध कराता है, आयुष मंत्रालय उपलब्ध कराता है। तीसरा है आयुष शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं, केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। अब यहां पर एक और डाउट हो सकता है कि क्या वो सिर्फ केंद्र के दायरे में आते हैं या केंद्र और राज्य के ज्वाइंट दायरे में आते हैं या कि सिर्फ राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट दिया कि केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं उसको घेर दीजिए। तो इस तरीके से हमें कौन सा कथन गलत है, तो देखिए यहां पर एक गलत होने की संभावना है केंद्रीय क्षेत्र की योजना। अगर मैं इस बात के बारे में नहीं जानता हूं तो मैं इसको गलत मान के चलूंगा। अगर मैंने पहले को गलत माना तो हमारा कौन सा आंसर कट जाएगा, ये कट गया क्योंकि गलत पूछ रहा है, तो एक तो सब में है। अब देखते हैं कि आयुष शिक्षण संस्थान केंद्र सरकार के दायरे में आता है। भाई आयुष शिक्षण संस्थान, आयुष क्या है, ये गांव या फिर जिले में या फिर लोकल स्तर पर जो परंपरागत दवाई की विधियां हैं ये आयुष से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये राज्य के दायरे में नहीं आएगा, राज्य के दायरे में भी आना चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को भी गलत मान लूंगा, सॉरी 3 को। तो जैसे ही 3 को हमने गलत माना तो 1 और 3 गलत हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया। अब यहां पर 2 नंबर ऑप्शन में आपको फंस रहा है। आइए अब इसको जान लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। तो डॉक्टरों की नियुक्ति और प्रशिक्षण कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। जबकि आयुष मंत्रालय क्या करता है? उनको बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। तो ये तो प्रश्न स्वयं कह ही रहा है, यह क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना है। मैंने कहा ना, जहां पर भी क्षेत्रक और प्रायोजित दिख जाए तो तुरंत चौकन्ना हो जाना है। नहीं नहीं, ये तो क्षेत्रक कैसे है? प्रायोजित भी हो सकता है, प्रायोजित दिख गया तो क्यों क्षेत्रक भी हो सकता है। ठीक है, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है और आयुष शैक्षणिक संस्थान संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के दायरे में आते हैं। ये केंद्र सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, बल्कि राज्य सरकार के दायरे में आते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 और 3 गलत हुआ, लेकिन सेकंड कि इनको ट्रेनिंग कौन देता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और इनके लिए बुनियादी सुविधा कौन उपलब्ध कराता है? आयुष मंत्रालय। ये ऑप्शन सही है, तो पहला और तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है टमाटर फ्लू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टोमेटो फ्लू। ये पिछले साल खूब चर्चा में था, हालांकि आप लोगों ने पता नहीं कितना पढ़ा होगा इसको लेकर के, लेकिन इसको आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करके चलेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट बनाने के साथ आप यह भी ध्यान रखेंगे कि इस ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उनको सही कैसे करेंगे अगर आप कम जानते हो। चलिए, टमाटर फ्लू बुखार मनुष्यों में वायरल प्रकृति का एक दुर्लभ संक्रामक रोग है। ये क्या है? फ्लू है। तो अब आपको जानना है कि क्या फ्लू वायरस से होता है, क्योंकि ये क्या कह रहा है? वायरल प्रकृति का। जो सोलमन अब यहां पे नाम दिया है, क्या नाम दिया है? सोलनम लाइकोपर्सिकम। इस पौधे के बेरी से उत्पन्न हुआ है। अब नाम दे दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया, तो थोड़ा चौकन्ना हो जाइए कि भाई इसी पौधे से निकलता है क्या? जरूरी है, हो सकता है कोई दूसरा पौधा हो। तो इस पौधे का नाम आपको दिमाग में अब यहां पर डाउट खड़ा करना है। दूसरा, फ्लू 10 साल, देखिए नंबर दे दिया। जैसे ही नंबर दिया, 10वीं साल की हो, 5 साल हो सकता है, 1 साल हो सकता है, या फिर हो सकता है जवान लोगों में हो सकता है बूढ़े लोगों में हो। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। फिर तीसरा, टमाटर फ्लू चिकनगुनिया और डेंगू की तरह हाथ पैर और मुंह की बीमारी है। अब ये प्रश्न तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं कि ये क्या है? टमाटर फ्लू भी एक बीमारी है जो कि हाथ पैर और मुंह से संबंधित है। कैसी? जैसे कि चिकनगुनिया होता है या डेंगू होता है, और इलाज भी इनके एक ही जैसा है, अर्थात उन्हीं के जैसा इसका इलाज भी हो जाता है। तो अब यहां पे है कि इसका इलाज भी कैसे हो जाता है? जैसे डेंगू और चिकनगुनिया का इलाज होता है वैसे इसका इलाज भी हो जाएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अब गलत कथन की पहचान करनी है। तो देखिए, अगर आप थोड़े से इलिमिनेशन टेक्निक से अवेयर हैं तो आपको पता है कि ये 10 साल वाला पॉइंट गलत होने के लिए संभावित है। तो इसको अगर हम गलत मानते हैं, दूसरा अगर गलत है, तो यह ऑप्शन गायब हो गया, क्योंकि यह तो सही में आएगा, इसमें तो 2 ऑप्शन है ही नहीं, तो 3 ऑप्शन बच रहे हैं। फिर कह रहा है कि यहां पर नाम दिया है सोलनम लाइकोपर्सिकम। अब नाम जैसे ही दे दिया तो नाम तो कुछ और भी हो सकता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे क्या करेंगे? इसको सामान्य रूप से गलत मान सकते हैं। तो अगर हमने 1 और 2 को गलत माना तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गायब हो गया। अब हम 50-50 के पास पहुंच गए। अब हमें किसको देखना है? सिर्फ 3 को। अब आइए, अब कम से कम हमारी 50% सही होने की प्राथमिकता तो हो गई। अब आइए देख लेते हैं। टमाटर फ्लू मनुष्यों में वायरल प्रकृति का एक दुर्लभ संक्रामक रोग है जिनकी उत्पत्ति अभी तक ज्ञात नहीं है। अर्थात यह किस प्रकार के पौधे से होता है या किस प्रकार के जीव से होता है यह पता नहीं है। तो इस तरीके से जब इसकी उत्पत्ति पता नहीं है तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को,
मैंने कहा ना कि जैसे ही नंबर दिख जाए, निश्चित नंबर दिख जाए, तो वो निश्चित रूप से मैक्सिमम केस में गलत होता है। तो जैसे ही 5 साल से कम, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये 10 साल से कम की बात कर रहा है। थर्ड देखिए, टमाटर फ्लू चिकनगुनिया और डेंगू की तरह हाथ पैर और मुंह की बीमारी है और इसका इलाज भी एक जैसा है। यह एक नई जानकारी है। तो यह ऑप्शन डिमांड करता है कि आप इसको पढ़ करके एग्जाम में जाएं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो भी आप 50-50% पे पहुंच गए, लेकिन अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप 100% श्योर रहेंगे, और कम पढ़े हुए हैं तो 50% श्योर रहेंगे, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर गलत वाले में ए आ जाएगा, 1 और 2 गलत है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह देखिए, आप लोग, अपराध लगातार बढ़ते रहते हैं देश में, तो अपराध बढ़ते रहते हैं, तो अपराध के संदर्भ में सरकार की प्रक्रियाएं भी बढ़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं। आइए उसी संदर्भ में ये है, विथ रेफरेंस टू क्रिमिनल प्रोसीजर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। आजकल के क्रिमिनल इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। आजकल के क्रिमिनल बहुत टेक्निकल हो गए हैं। तो ऐसे टेक्निकल क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए, हाई फाई क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए सरकार को भी हाई फाई होना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने इस एक्ट को पारित किया है, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022। भाई अपराधियों की कैसे पहचान हो, आजकल के अपराधी तो बहुत हाईटेक हो गए हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रोविजंस। यह उन व्यक्तियों के शरीर का उचित माप लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है जिन्हें इस तरह का माप देना आवश्यक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई क्रिमिनल है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि इसके शरीर की माप लेने से इसके अपराध से संबंधित इसकी पहचान हो सकती है, तो उसकी माप लेने की अनुमति यह एक्ट देता है कि हाँ, कोई भी सरकारी जांच एजेंसी उस व्यक्ति के शरीर की माप ले सकती है। पहला ऑप्शन है। दूसरा, अधिनियम भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इधर देख लीजिएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यह भारत में क्राइम रिकॉर्ड के लिए सबसे बड़ी संस्था है। ब्यूरो को माप के रिकॉर्ड को एकत्र करने, संग्रहित करने और संरक्षित करने, साझा करने, प्रसार करने, नष्ट करने और रिकॉर्ड के निपटान के लिए सशक्त बनाता है। यह एक्ट क्या कर रहा है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि जो भारत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसको यह अधिकार देता है कि वह किसी भी अपराधी के डेटा को इकट्ठा करे, अगर किसी जांच एजेंसी को उसकी जरूरत है तो उसको उपलब्ध कराए, साथ ही जब उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई है तो उस डेटा को नष्ट करने का अधिकार एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को दिया जाता है। अब तीसरा जानकारी है कि जानकारी के संग्रह में आइरिस और रेटिना स्कैन, आंखों के संदर्भ में, को छोड़कर उंगलियों के निशान, तस्वीरें और जैविक नमूने शामिल हो सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आपकी पहचान करने में आपके आंख का स्कैनिंग नहीं लिया जाएगा, बाकी आपका थंबनेल लिया जा सकता है और कोई भी पहचान आपकी ली जा सकती है, लेकिन आपके पुतलियों की पहचान नहीं ली जाएगी। तो अगर कोई भी समझदार स्टूडेंट होगा तो कहेगा नहीं नहीं, छोड़ करके क्यों भाई, किसी भी अपराधी की पहचान करनी है तो उसके थंबनेल के साथ साथ उसकी आइरिस से भी उसकी पहचान होती है। आइरिस भी किसी व्यक्ति के पहचान करने का एक बेहतर तरीका होता है, और इसको छोड़ा क्यों जाएगा। फिर जब आप थंबनेल ले ही रहे हैं तो आइरिस क्यों नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, गलत हो सकता है। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो जैसे ही हमने ऑप्शन नंबर थर्ड को गलत माना, क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए। तो अब बच गया ए और बी, जिसमें कह रहा है कि केवल 1 और 2 और केवल 1, अर्थात एक तो निश्चित रूप से सही होने जा रहा है। तो अब 2 नंबर ऑप्शन पे ही देखना है। तो भाई 2 नंबर ऑप्शन ये कह रहा है कि एनसीआरबी के पास डेटा इकट्ठा करने की अनुमति होती है। अरे भाई, वो क्राइम डेटा रिकॉर्ड करने वाली ही संस्था है, तो अपराधियों का डेटा रिकॉर्ड नहीं करेगी, कर सकती है, करेगी ना। तो सामान्य समझ ये कहता है कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस तरीके से 1 और 2 सही हो जाएंगे। लेकिन आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है कि इस जानकारी में उंगलियों के निशान, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, जैविक नमूने और व्यवहार संबंधी विशेषताएं शामिल, अर्थात
आपके एनसीआरबी आपके डेटा को जब इकट्ठा करेगी आपके बारे में, तो वह आपके व्यवहार से लेकर के आपके आंख के पुतले की आइरिस की स्कैनिंग, आपके थंबनेल, आपके शरीर पर अगर ऐसा कोई माप हो, उस सभी को डेटा के रूप में इकट्ठा कर सकती है। ठीक है। फिर है कि एनसीआरबी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो को राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से माप का रिकॉर्ड एकत्र करने का अधिकार है। अर्थात एनसीआरबी डेटा एकत्र कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर माप का रिकॉर्ड को संग्रहित करना, संरक्षित करना और नष्ट करने का अधिकार भी एनसीआरबी के पास है। तीसरा है पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी को माप लेने का अधिकार है। इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है, राष्ट्रीय जो ये वाला एक्ट है आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 की, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे अपराध में, कोई हीनियस क्राइम हुआ है, कोई बहुत भयानक अपराध हुआ है, तो उसमें पुलिस अधिकारी भी या जेल अधिकारी भी किसी अपराधी की पहचान और उसके माप, उसकी उंगलियों के या थंबनेल, ये सब की पहचान वो रिकॉर्ड रख सकता है। और यदि कोई भी इस तरह का माप लेने का विरोध करता है या अनुमति देने से इनकार करता है तो भी बाध्यकारी रूप से पुलिस अधिकारी उससे उसका डेटा ले सकता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। अब यहां पर ऑप्शन है कि इस अधिनियम में, चूंकि एक्ट तो बहुत बड़ा होता है, एक्ट का प्रोविजन बहुत बड़े होते हैं, उन एक्ट को लागू करने के लिए बहुत सारे नियम बनाने होते हैं। तो इस एक्ट को भी लागू करने के लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन सेकंड ऑप्शन की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा संग्रहित कर सकती है, सही है। और पहला ऑप्शन कि उन व्यक्तियों के शरीर का माप और माप देना आवश्यक है, यह भी सही है अपराधियों का। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देखिए मैप का, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्तर हम लोग मैपिंग वाले में आसान रखते हैं। एक्सप्लेन करते टाइम में हम आपको मैप का पूरा जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो आइए इस आसान ऑप्शन को देखते हैं। बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देशों के समूह की पहचान करें। हालांकि मैंने आसान कह दिया, लेकिन है नहीं आसान। अब बाल्टिक सागर से कौन कौन से देश बाउंड्री साझा करते हैं? तो पहला ऑप्शन है रूस, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड। अब आपको बाल्टिक सागर का मैप पता होना चाहिए, और जो मैपिंग मैंने पिछले क्लासों में कराए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैपिंग, और हम लोग रिसर्च के साथ कि जहां जहां से यूपीएससी संभावित क्वेश्चन पूछ सकती है वो पूरी मैपिंग कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारी इस पूरे सीरीज को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। आइए मैप के इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये बाल्टिक सी है, आप लोगों को दिख रहा होगा बाल्टिक सी, और ये है गल्फ ऑफ बोथानिया, ये बोथानिया की खाड़ी है। यहां देखिए बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथानिया के बीच में सीधे यहां पर है गल्फ ऑफ फिनलैंड। यहां पर देखिए इन चारों से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसीलिए कह रहा हूं कि यह बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। यहां पर है गल्फ ऑफ रीगा, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और बोथानिया क्या करता है, इधर नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी से लिंक्ड है। अब हम बोथानिया से जुड़े हैं, पूरे इस क्षेत्र को जुड़ते हैं। देखिए गल्फ ऑफ बोथानिया में कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो एक इधर से स्वीडन और दूसरा इधर से फिनलैंड। देखिए स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने इसको कवर कर रखा है। तो गल्फ ऑफ बोथानिया में सिर्फ दो देश सीमा साझा करते हैं, स्वीडन और फिनलैंड। जबकि गल्फ ऑफ फिनलैंड में कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो गल्फ ऑफ फिनलैंड में 3 देश सीमा साझा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये। देखिए ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इसमें एक तो ऊपर से फिनलैंड है, इधर पूर्व से रसिया है, और नीचे से दक्षिण में इस्टोनिया है। तो ये इस्टोनिया देश है जो कि नीचे से फिनलैंड से सीमा साझा करता है।
अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, हमारा चूंकि प्रश्न है बाल्टिक सी से, तो यहां से एक और क्वेश्चन जो कि आपके लिए है कि बाल्टिक देशों की पहचान करें, किन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है, आइए, तो बाल्टिक सागर से सीमा साझा, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, किनको बाल्टिक देश कहा जाता है। अब बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देशों की पहचान बताते हैं। देखिए इधर से इस्टोनिया, इधर देखिए लैटविया, इधर देखिए लिथुआनिया। और आप सब में से सबने मैप देखे होंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लोकेशन सबने भूले होंगे, यह है कि रसिया भी बाल्टिक सागर से सीमा साझा करता है। इधर देखिए रसिया, जो मेन बाउंड्री है रसिया का वो ये है, अर्थात इसके उधर रसिया है। तो प्रश्न उठता है कि बाल्टिक सागर यहां पर है और रसिया तो उधर है, तो फिर रसिया इस बाल्टिक सागर से सीमा साझा कहां करता है। तो देखिए थोड़ा चमत्कार देखते हैं, और वो चमत्कार है, इधर देखिए चमत्कार, ये जो क्षेत्र है, ये चमत्कारिक क्षेत्र, ये चमत्कारिक क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है यह रसिया का कब्जा वाला क्षेत्र है, यह रसिया का पार्ट है। देख रहे हैं ना, जैसे आजादी के बाद भारत का एक पूर्वी पाकिस्तान होता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान होता था, बीच में भारत होता था, उसी तरीके से इधर मेनलैंड रसिया है, बीच में बहुत सारे देश हैं, और फिर इधर भी एक छोटा सा रसिया है यहां पर। तो इसीलिए रसिया भी बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इधर रसिया हो गया, अब स्वीडन हो गया जो कि बाल्टिक सी। अब यहां ध्यान रखना है कि फिनलैंड, फिनलैंड बाल्टिक सी से सीमा साझा कर रहा है, यहां पर दिख रहा है ना। तो फिनलैंड, स्वीडन, इधर नीचे देखिए जर्मनी, ये जर्मनी है, जर्मनी भी साझा करता है। ये नीचे पोलैंड है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैप में दिख जाएगा। पोलैंड, रसिया, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया और फिनलैंड, इतने देश बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं। अब यहां सीमा क्वेश्चन जब बनाया जाएगा, तो क्वेश्चन बनाते समय एग्जामिनर ध्यान रखेगा कि वह किसको देगा, डेनमार्क को। क्या डेनमार्क साझा करता है कि नहीं करता है, तो ध्यान से देखिएगा, डेनमार्क के कुछ आइलैंड्स यहां तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, और ये बाल्टिक सी यहां तक है, तो डेनमार्क भी बाल्टिक सी से सीमा साझा करता है। यहां पर है डेनमार्क, लेकिन यहां तक ये पूरा बाल्टिक सी ही है, तो डेनमार्क भी हो गया। अब नॉर्वे लेकिन नहीं साझा करता है। ठीक है, तो स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रसिया, लिथुआनिया, लैटविया, इस्टोनिया और फिनलैंड, इतने देश बाल्टिक सी से सीमा साझा करते हैं। आप लोग जाकर के देखना है आप लोगों को कि गल्फ ऑफ फिनलैंड का मैपिंग देखना है, गल्फ ऑफ बोथानिया की मैपिंग देखनी है, और बाल्टिक सी की मैपिंग देखनी है, और कमेंट में बताना है कि बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, बाल्टिक टर्म किनके यूज होता है। तो आइए अब ऑप्शंस पे आते हैं। तो यहां देखिए रूस, तो हमने जान लिया कि रूस तो होता ही है छोटा सा, फिनलैंड भी होता है, डेनमार्क भी होता है, लेकिन नॉर्वे नहीं होता है, तो पहला नंबर ऑप्शन गायब हो गया। ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे नहीं होता है, नॉर्वे देख लीजिएगा आप लोग, नॉर्वे इधर है, ये नॉर्वे है, बाल्टिक सी यहां पर है, नॉर्वे इधर है, तो नॉर्वे साझा नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन इस्टोनिया करता है, लैटविया करता है, लिथुआनिया करता है, रूस करता है, स्वीडन भी करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग ये इंडिया का मैप है। इंडिया की मैपिंग बेसिकली गंगा की प्रमुख नदियों के बारे में मैपिंग दिया गया है, तो गंगा नदी की मैपिंग, हम इसमें नदी की मैपिंग भी साथ साथ करते चलेंगे। तो आइए गंगा नदी की मैपिंग पहले देख लेते हैं। ये देखिए, ये गंगा नदी तंत्र है, गंगा रिवर सिस्टम है। इसमें यहां से देखिए भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों के मिलने से यहां पर गंगा नदी बनी ऋषिकेश में, और वहां से आगे बढ़ रही है, देवप्रयाग में मिलती है, उसके बाद आगे बढ़ती हुई गंगा जब नीचे आती है
तो गंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? देखिए, गंगा के बाएं हाथ बाएं साइड से रामगंगा, ये नदी पहली नदी जो कि रामगंगा आके मिलती है। उसके बाद दाएं साइड से देखिए यहां पर एक काली नदी है, काली नदी मिलती है। फिर उसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो उसके बाद इलाहाबाद के पास, प्रयाग के पास, अब तो प्रयाग है, वहां पर यमुना नदी आकर के मिलती है। ठीक है, फिर उसके थोड़ा सा आगे चलने के बाद गंगा नदी से एक और नदी आकर के मिलती है राइट दाएं साइड से, और वो दाएं साइड से कौन सी नदी है? टोंस नदी। फिर आगे बढ़ती है गंगा तो उसके बाएं साइड से एक नदी मिलती है गोमती, वाराणसी के पास गोमती नदी गंगा में मिलती है। फिर गंगा आगे बढ़ती है तो वहां पर बिहार में पटना के पास गंगा में दो नदियां एक साथ मिलती हैं, एक दाएं साइड से एक बाएं साइड से। तो जो दाएं साइड से मिलती है वह सोन है और बाएं साइड से जो मिलती है वो घाघरा। फिर गंगा आगे बढ़ती है तो उनमें गंडक नदी आके मिलती है। फिर गंडक से आगे बढ़ती है गंगा तो फिर उसमें उनमें कोसी नदी आके मिलती है। फिर गंगा जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में उनसे महानंदा नदी आके मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से गंगा अब भारत में आगे बढ़ती है बंगाल में, तो बंगाल से एक नदी गंगा से निकलती भी है, अर्थात गंगा की एक उपनदी भी है, और वो उपनदी का नाम क्या है? हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग निकल जाती है। हुगली नदी कोलकाता शहर जिसके किनारे अवस्थित है। अब गंगा सीधे आगे बढ़ते हुए जब बांग्लादेश में इंटर करती हैं तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर पद्मा जाकर के जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, जिन्हें कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, यह पद्मा नदी उस जमुना नदी में मिल जाती है और फिर ये दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और फिर मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये प्रमुख नदियां थी जो गंगा नदी की सहायक नदियां थी। अब आपको ध्यान देना है कि गंगा की तो सहायक नदी हो गई, इधर देखिए यमुना नदी जी आ रही है यमुनोत्री से निकल करके। यमुना की सबसे प्रमुख जो बड़ी सहायक नदी है उनमें सबसे पहली नदी है चंबल नदी। तो चंबल नदी की मैपिंग आप लोगों को देखनी है कि चंबल की सहायक नदी भी पूछा जाता है। तो चंबल की सहायक नदी है बनास, काली सिंध, पार्वती। ये तीन नदियां चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो अब आगे बढ़ते हैं तो फिर यमुना में एक और नदी मिलती है चंबल के बाद, दूसरी नदी का नाम है सिंध। चंबल के बाद दूसरी नदी जो यमुना में मिलती है वो है सिंध। तीसरी नदी कौन सी है? बेतवा। और चौथी नदी है केन। तो इस तरीके से यमुना की दाएं साइड से मिलने वाली चार प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये चारों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। ठीक है, और चंबल की कुछ प्रमुख सहायक नदियां थी जो कि याद रखना है आपको, मैपिंग पूछा जा सकता है। और चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध और पार्वती। तो इस तरीके से आज हमने गंगा रिवर सिस्टम में गंगा, यमुना और चंबल की सहायक नदियों को देखा, और इसके साथ ही गंगा रिवर सिस्टम में हम आगे अगर कुछ और दिखता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे किसी दूसरी नदी प्रणाली को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप लोग इस सीरीज को देखने के साथ साथ प्रसारित करें। और मैं एक बात का भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप लोग ईमानदारी से इस सीरीज को देखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने सहपाठियों से 10 या 12 क्वेश्चन अधिक सही करने की स्थिति में अवश्य होंगे। यह हमारा आपसे वादा है। तो इस सीरीज को देखें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।